नमस्कार मित्रों। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास दोनों का अर्थ अब तक हम लोग समझ चुके हैं। अब उससे आगे हम अब आर्थिक विकास के बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि आर्थिक वृद्धि एक क्षणिक ख्याल है और आर्थिक विकास एक ऐसी चीज़ है जो हर विकासशील या पिछड़ा देश प्राप्त करना चाहता है। अब हम कैसे जानेंगे कि हमारे देश में आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो इसको कैसे नापा जाएगा? तो जो हमारे चैप्टर का नाम है उसके हिसाब से ही अब हम यहाँ पर आर्थिक विकास के जो निर्देशांक हैं, मापदंड हैं, उनकी बात करने वाले हैं। और आर्थिक विकास के जो मापदंड हैं वो कुल मिला के हैं 4। इन 4 मापदंडों को आप उपयोग करते हैं आर्थिक विकास नापने के लिए। और ये चारों मापदंड जो आपको बताने जा रहा हूँ मैं, ये चारों अपने महत्व के क्रम से ही हैं। अर्थात जो पहले आएगा वो कम महत्व का है, उसके बाद दूसरा जो बताऊंगा वो उससे बेटर है, तीसरा जो है उससे बेटर है, और चौथा जो है वो उससे बेटर है। और उससे बेटर आ सकता है, अभी तक आया नहीं। जैसे कि मोबाइल के अंदर होता है, नया वर्जन आता रहता है, नया वर्जन हमेशा पुराने वाले से बेस्ट होता है। विंडो में होता रहता है, विंडो 7, विंडो 10 XP, तो नया वर्जन आता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी आर्थिक विकास को नापने के मापदंड जो हैं वो 4 दर्शाए गए हैं। सबसे पहले जो मापदंड था, तो मुख्य 4, सबसे पहला मापदंड है राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर। राष्ट्रीय आय कैसे नापते हैं, आप 11वीं पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय आय अर्थात देश के उत्पादन साधनों के द्वारा उत्पादित होने वाले वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग एक वर्ष के दौरान। तो ये राष्ट्रीय आय था। अब राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर कैसी रहती है उसके हिसाब से नापा जाता है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। दूसरा निर्देशक क्या है? दूसरा निर्देशक जो है वो है प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर से आगे का एक कदम है प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर। हम सब जानते हैं कि प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। एक तो आपको चाहिए देश की राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय आय, और दूसरा आपको चाहिए देश की कुल जनसंख्या। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और तीसरा निर्देशांक, ये आपके लिए नया है और ये मोस्ट IMP भी है। तीसरा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का आंक। इसे इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। जीवन का मतलब लाइफ, भौतिक मतलब फिजिकल, और गुणवत्ता मतलब क्वालिटी, और अंक मतलब इंडेक्स। और इसे शॉर्ट में जो कहते हैं, ये बड़ा पॉपुलर शब्द है, शॉर्ट में बार बार यूज़ किया जाएगा, मैं भी यूज़ करूँगा। इसको कहते हैं PQLI, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। और ये राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की तुलना में बेहतर निर्देशक है आर्थिक विकास नापने के लिए। चौथा और आखिरी है, चौथा है मानव विकास आंक, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसे हम कहते हैं HDI शॉर्ट में। और ये है सबसे बेहतर मापदंड या निर्देशक। आर्थिक विकास नापने का सबसे बेहतर मापदंड जो है, निर्देशक जो है, वो मानव विकास आंक या फिर HDI है। अब हम इन चारों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इन चारों की खूबियाँ, इन चारों की कमियाँ जो है उसका अध्ययन करने वाले हैं। और इसी के बाद हमारा चैप्टर जो है वो एंड भी हो जाएगा। और ये आर्थिक विकास के निर्देशक जो है वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। ये वाले एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड की। 100% आएगा। इन चारों में से कोई भी 1 या 2 तो आपको मिलने वाला है, तो इसे समझ लेना है पूरी अच्छी तरह से। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। सबसे पहला निर्देशक हमारा है राष्ट्रीय आय का वृद्धि दर। कुछ चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हैं कि देश के अंदर देश की GDP, देश की GNP अगर लगातार बढ़ती है, सतत बढ़ती है, कंटिन्यू बढ़ती है, तो हम कह सकते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है। एक एग्जाम्पल आप दिया था क्लास का ही मैंने। इसी तरह से लगातार वृद्धि होनी चाहिए। अब उसमें क्या चीज़ क्या है? वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल तक निरंतर वृद्धि है। वास्तविक वर्ड जो है वो बार बार आपको हैरान करता है। सिंपल राष्ट्रीय आय की बात नहीं है,
वास्तविक राष्ट्रीय आय की बात है। वास्तविक राष्ट्रीय आय भी हमने 11वीं में पढ़ा है, आप भूल गए होंगे, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि हम अपनी आय में से जितनी वस्तुओं को खरीद सकते हैं वो वस्तुओं का प्रमाण बढ़ना चाहिए। जैसे कि मेरी इनकम 100 रुपये थी और 100 रुपये के अंदर 5 किलो टमाटर आता था। अब मेरी इनकम जो है वो 200 हो गई है, पर टमाटर महंगा हो गया है, 200 में 2 किलो टमाटर ही आता है, तो इसका मतलब हुआ कि मेरी आय बढ़ी नहीं है, वास्तविक राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ी है। यहाँ पर कहा गया है कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि तभी मानी जाएगी जब व्यक्ति की वास्तविक राष्ट्रीय आय अर्थात जो खरीद शक्ति उसकी है वो लगातार बढ़नी चाहिए। तो ये होगी राष्ट्रीय आय। अब 2-3 ख्याल है, ये बार बार आपको हर मुद्दे में आएंगे कि अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कि उसका जो आर्थिक विकास है वो कैसे हो रहा है, उसका आर्थिक विकास ऊंचा। यहाँ एक मात्रा रह गई है, इसको इग्नोर करना आप लोग। राष्ट्रीय आय अगर ऊंचे दर से बढ़ रही है, अर्थात कि किसी देश की जो जीडीपी है उसके बढ़ने का रेट है, पहले 4% था, फिर 8% था, फिर 10% था, तो इसका मतलब हुआ कि जो जीडीपी है वो राष्ट्रीय आय है वो तेज़ी से बढ़ रही है। अगर जीडीपी तेज़ी से बढ़ रही है तो देश का विकास भी तेज़ी से हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं नॉर्मली। दूसरा, अगर उस देश की राष्ट्रीय आय धीमे नीचे दर से बढ़ रही है, मतलब कि 10% नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है कि पहले 1% बढ़ रही है या 0.5% बढ़ रही है या फिर 2% बढ़ रही है, तो इसको हम कह सकते हैं कि नहीं बढ़ रही। जैसे कि मैंने कहा कि अगर मेरी इनकम 100 रुपये है, वो 101 रुपये होती है, अगले साल 102 रुपये होती है, फिर 103 रुपये होती है, तो मेरी आय बढ़ तो रही है, पर मेरी आय की बढ़ने की रफ्तार कैसी है? वो रफ्तार धीमी है। और अगर मेरी आय 100 रुपये थी, अगले साल 200 हो जाती है, फिर 2000 हो जाती है, तो मेरी आय कैसे बढ़ रही है? बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये 2 तरीके हैं, ये बार बार आपको आने वाले हैं। राष्ट्रीय आय तेज़ी से बढ़े तो विकास दर ऊंचा, राष्ट्रीय आय नीचे दर से बढ़े, नीचे दर से बढ़े मतलब घट नहीं रही है पर धीमे धीमे बढ़ रही है, तो विकास की गति जो है वो धीमी है। और तीसरा और महत्वपूर्ण, सॉरी कुछ गड़बड़ इधर हुई है, हाँ तीसरा, राष्ट्रीय आय में कोई परिवर्तन न हो। किसी देश की राष्ट्रीय आय जीडीपी जितनी थी पिछले साल, इस साल भी उतनी ही है, तो क्या हम कहेंगे विकास धीमा हुआ है या विकास तेज हुआ है? तो जवाब होगा विकास न तो धीमा हुआ है न तो विकास तेज हुआ है, विकास हुआ ही नहीं, विकास नहीं हुआ है। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि अर्थतंत्र या आर्थिक विकास स्थगित है, रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये राष्ट्रीय आय का वृद्धि दर जो है उससे हम इस तरह से जानते हैं। फिर से कह रहा हूँ, राष्ट्रीय आय तेज गति से बढ़े तो विकास तेज, राष्ट्रीय आय धीमे धीमे बढ़े तो विकास धीमे, और राष्ट्रीय आय बढ़े ही नहीं तो फिर विकास स्थगित है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये हम पहला ही पढ़ रहे हैं। अब इसके आगे, हाँ सॉरी कि रह गया, एक तालिका की किताब में से आपकी ली हुई है, इसी पेज के ऊपर रही होगी जहाँ पे ये है, इसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं देश के वृद्धि दर के। अब आपको कुछ समझाना जरूरी यहाँ पे इसलिए है क्योंकि भारत और चीन का विकास दर 7.3 है। इसका मतलब आप क्या कहेंगे? इसका मतलब हम कहेंगे कि भारत और चीन का विकास दर तेजी से विकास हो रहा है। पाकिस्तान का 4.7 है, तो पाकिस्तान का विकास दर जो है वो हमसे कम है। लेकिन जो समझना है वो ये है कि अमेरिका और नॉर्वे जो दुनिया के सबसे विकसित देशों में माने जाते हैं, उनका विकास दर 2.2 और 2.4 है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्वे और अमेरिका हमसे गरीब हैं? तो जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉर्वे और अमेरिका पहले ही विकास कर चुके हैं। जो मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कि अगर उनके एग्जाम में 100 में से 97-98 नंबर पहले से ही आ रहे हैं तो उसके ज़्यादा वृद्धि होने वाली नहीं है। वृद्धि किसके होगी? वृद्धि होगी गरीब देशों में। तो जो गरीब देश है उनका विकास दर ऊंचा होगा, और जो अमीर देश है उनका विकास दर उतना ऊंचा नहीं होगा, क्योंकि वो लोग टॉप पर, शिखर पर, श्रेष्ठ जगह पर वो पहुंच चुके हैं। उनके लिए चैलेंज क्या है? उनके लिए चैलेंज है वहाँ पर टिके रहना। वो बेस्ट हो चुके हैं, उनको टिके रहना है। और हम जो है, हमारी इनकम कम है, हमारे 100 में से 20 नंबर ही आते हैं, तो हमारे 40 आएंगे, 45 आएंगे, 50 आएंगे, 90 तक पहुँचते पहुँचते हमारा भी विकास दर धीमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ राष्ट्रीय आय का वृद्धि दर। ठीक है, अब राष्ट्रीय आय के वृद्धि दर को हमने समझ तो लिया, पर क्या ये सबसे बेस्ट है? तो सबसे बेस्ट तो नहीं है,
क्योंकि कमियां हैं इसके अंदर। कमियां क्या क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना की मर्यादाएं। राष्ट्रीय आय गणना की मर्यादा जानने से पहले आप ये समझ लें कि राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय देश के सभी लोगों की आय का टोटल है, कुल है। ये कुल आय बताता है। तो इसमें कमी क्या क्या है? इसमें पहली कमी, ये सारी कमी आपने 11वीं में पढ़ी हुई है। पहली कमी, हाँ, राष्ट्रीय आय की गणना जो है मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? ये मुश्किल वर्ड यहाँ होना चाहिए। पहली कमी जो आपको मिल रही है वो है दोहरी गणना। राष्ट्रीय आय में कई बार दोहरी गणना होती है। आपको 11वीं के अंदर बताया था कि अगर आप कोई का रुई का कीमत गिन रहे हो, रुई का उत्पादन, और कपड़े का उत्पादन भी गिन रहे हो, तो फिर दोहरी गणना हो रही है। क्योंकि कपड़ा जब बनता है रुई में से, तब रुई वहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो एक चीज़ को ही गिनना है। अगर आप चीनी का उत्पादन गिन रहे हो तो गन्ने का उत्पादन गिनना नहीं है। अगर ऐसा करते हो तो क्या होगा? दोहरी गणना होगी। नेक्स्ट था कि अगर किसान स्वयं के उपयोग की वस्तु का उत्पादन करता है तो क्या वो काउंट होगी या नहीं काउंट होगी? ये किसी देश में काउंट होती है, किसी देश में काउंट नहीं होती है। नेक्स्ट आपने अकाउंट बार पढ़ा हुआ है, घिसाई जो है वो कितनी घटाई जाए, किस मात्रा में घटाई जाए, ज़्यादा घटाई जाए, कम घटाई जाए, ये भी एक समस्या है। गैर कानूनी आय, देश के अंदर कई लोग जो है वो कमाते हैं पर गलत रास्तों से कमाते हैं और वो अपनी आय सरकार को दिखाते नहीं हैं। वो लोग कर चोरी करते हैं। तो ऐसे लोगों का आंकड़ा सरकार के पास में होता नहीं है, तो उनकी आय सरकार को पता चलती नहीं, तो उसका योग वो कर नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है वस्तु विनिमय प्रथा। वस्तु विनिमय प्रथा अर्थात एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेना। तो जब वस्तु के बदले में वस्तु ले रहे हो तो सरकार को पता चलता नहीं। आपने अपने पड़ोसी, अपने दुकान में जा कर के किसी से चीनी खरीदी या डीमार्ट से चीनी खरीदी तो सरकार के पास आंकड़ा आता है, बिल आता है। पर अगर आपने अपने पड़ोसी को चीनी दे करके, मतलब खेत में अगर किसान है आप और चीनी दे करके आपने चावल ले लिया है, तो उसका कोई हिसाब सरकार के पास में होता नहीं। निरक्षरता, कई लोग निरक्षर हैं, उनको अपनी आय कैसे बतानी है, कैसे क्या करना है, वो पता ही नहीं है। और आखिरी वाला बताया, कई लोग एक व्यवसाय दिखाते हैं और उसके अलावा कई और व्यवसाय से पैसे कमाते हैं, तो उनकी जो इनकम है वो छुप जाती है। इस तरह से राष्ट्रीय आय का सही आंकड़ा सरकार तक पहुंच नहीं पाता, और ये है इस सिद्धांत की पहली और बहुत बड़ी मर्यादा, राष्ट्रीय आय की मर्यादा। सेकंड मर्यादा, आप ये मर्यादा आप ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा लिखा नहीं है मैंने, आपको सुनना समझना ही पड़ेगा। किताब में भी ऐसे दिया गया है। अ देश और ब देश, अ और ब या ए और बी देश जो है उनकी हम तुलना करते हैं कि राष्ट्रीय के हिसाब से क्या होता है। मान लो दो देश हैं, अब मैं लिख भी दूँ इसको कि अ देश में क्या होता है। अ देश जो है उसकी राष्ट्रीय आय है 100 रुपये और ब देश जो है उसकी राष्ट्रीय आय भी है 100 रुपये। अब क्या हुआ कि अ देश जो है उसकी आय बढ़ कर के हो गई 1000 और ब देश जो है उसकी भी इनकम बढ़ कर के हो गई है 1000। तो हमको क्या लग रहा है कि अ देश और ब देश दोनों में विकास हुआ है। लेकिन अ देश के अंदर पहले जनसंख्या थी 10 और अब भी है 10। अगर जनसंख्या 10 है अभी भी वहाँ पर, तो अब क्या होगा कि अ देश के नागरिक को, जिसको पहले हर नागरिक को जब आय 100 रुपये थी तब हर नागरिक को मिलता था 10 रुपये, अब 1000 है तो हर नागरिक को मिल रहा है 100 रुपये। ये क्लियर हुआ आपको? पहले 10 लोग थे देश के अंदर, इनकम 100 थी, तो हर व्यक्ति को 10 रुपये मिलता था। नागरिक अब उतने ही है और इनकम बढ़ के हो गई 1000, तो अब हर नागरिक को मिल रहे हैं 100 रुपये। तो ये वृद्धि हुई। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर ब देश है वहाँ पे पहले 10 लोग थे, लेकिन अब वहाँ पे 10 से बढ़ कर के हो गए हैं 20 लोग। अगर वहाँ पर 20 क्या मैं बोलता हूँ 200 लोग हो गए, ब देश में 200 लोग हो गए, तो अब क्या होगा, वहाँ पे हर व्यक्ति को कितना मिलेगा? वहाँ पे हर व्यक्ति को मिलेगा 5 रुपये ही। तो जो समझाना चाहता हूँ वो क्या है कि सिर्फ राष्ट्रीय आय बढ़ रही है तो देश आगे बढ़ रहा है, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्योंकि अगर जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो हर व्यक्ति तक ज़्यादा आय पहुंचने वाली नहीं है। तो इसके लिए अ देश और ब देश की तुलना यहाँ पे दर्शाई गई किताब के अंदर। आपको किताब में थोड़ा पढ़ भी लेना, आपको समझ में आ जाएगा।
अर्थात सिर्फ राष्ट्रीय आय की गणना को ध्यान में लेकर के देश आगे बढ़ रहा है ऐसा आप नहीं कह पाओगे। राष्ट्रीय आय को जोड़ना पड़ेगा जनसंख्या के साथ में। राष्ट्रीय आय तेजी से बढ़नी चाहिए। किसकी तुलना में तेजी से? जनसंख्या की तुलना में तेजी से बढ़नी चाहिए। तो जनसंख्या के फैक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। राष्ट्रीय आय में हम जनसंख्या को इग्नोर करते हैं, इसलिए ये सबसे बड़ी मर्यादा है। ठीक है, अगले मुद्दे तक पहुंचते हैं। अगला और लगभग वो आखिरी मुद्दा है। राष्ट्रीय आय गणना की अलग अलग पद्धतियां हैं। आपने ये भी पढ़ा है 11वीं के अंदर कि राष्ट्रीय आय गणना की पद्धतियां अलग अलग हैं। आय पद्धति है, खर्च पद्धति है, उत्पादन पद्धति है। ये 3 पद्धतियां में से अलग अलग देश अलग अलग पद्धतियों का उपयोग करते हैं और इनमें कुछ कमियां भी हैं सारी पद्धतियों में। तो हर देश की आय जो है वो अलग अलग प्राप्त होती है, इसलिए आप 2 देशों की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों देशों के अंदर अगर 2 देशों के अंदर अलग अलग पद्धतियों से राष्ट्रीय आय गिनी गई है तो आप तुलना करोगे तो आपको सचोट आकलन निष्कर्ष मिलने वाला नहीं है। तो ये थी राष्ट्रीय आय गणना का जो ख्याल है आपका, उसकी मर्यादाएं जो हमने पहले ही पढ़ी हुई है। तो अब क्या करेंगे, अब हम पहुंचेंगे आर्थिक विकास निर्देशांक के दूसरे मापदंड के ऊपर। दूसरा मापदंड हमारा क्या है? दूसरा मापदंड हमारा वो है जिसमें हमने राष्ट्रीय आय के साथ साथ जनसंख्या का जो मुद्दा है उसको भी ऐड किया है। आप सोचो कि जब राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या करते हो तब आपको क्या मिलता है? तो आपको मिलेगा अगला जवाब। अगले जवाब पे पहुंच रहे हैं हम लोग। तो आपका जवाब क्या है? वो है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय थोड़ा सा राष्ट्रीय आय की तुलना में बेहतर है। क्यों बेहतर है वो आपको बताता है इसका सूत्र। इसके सूत्र में ही आपको मालूम पड़ेगा। इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। और इस तरह से हर व्यक्ति को मिलने वाली आय का योग, मैं फिर से कह दूं कि अगर देश की इनकम 100 रुपये है और जनसंख्या 10 है तो प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी? 100 बटे 10, अर्थात हर व्यक्ति को मिलता है 10 रुपये। अगर इनकम हो जाती है 1000 रुपये 10 गुना और जनसंख्या भी हो जाती है 100 तो कुल राष्ट्रीय आय तो बड़ी है, पर मैं तो इसको लिख देता हूँ थोड़ा सा और मेरे को लग रहा है कि थोड़ा बेहतर होना चाहिए। जैसे कि राष्ट्रीय आय जो है वो 100 रुपये, जनसंख्या जो है वो 10 रुपये, तो हर व्यक्ति को मिला 10 रुपये। 10 क्या हुई? 10 हुई आपकी प्रति व्यक्ति आय। अब अगर जनसंख्या राष्ट्रीय आय बढ़ के हो गई 1000 तो क्या लगता है कि वृद्धि यहाँ पर हो रही है। लेकिन जनसंख्या भी बढ़कर 10 से बढ़ के 100 हो गई तो कितना मिलेगा? तो अभी भी हर व्यक्ति को मिल रहा है 10 रुपये। जनसंख्या और आय दोनों में समान वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने वाली नहीं है, इसलिए हमने इस फैक्टर को यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो सूत्र ध्यान रखिएगा, आईएमपी एग्जाम में आ सकता है। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय का मतलब औसत आय, देश के हर नागरिक को मिलने वाली एवरेज इनकम। प्रति व्यक्ति आय किसी देश की अगर 1 लाख है तो इसका मतलब ये नहीं कि सबको 1 लाख मिल रही है। इसका मतलब है कि सबकी आय का जो टोटल है, एवरेज है वो 1 लाख है। मान लो देश के अंदर 2 ही लोग हैं और एवरेज इनकम जो है वो 251 है, तो क्या दोनों को 2 से कर मिल रहा है? मैं और आप, हम और आप 2 ही लोग देश के अंदर हैं, तो हो सकता है कि आपको मिल रहा है 500 रुपये और मुझे मिल रहा है 2 रुपये। तो दोनों का एवरेज कितना आया? दोनों का एवरेज आया 251 रुपये। पर क्या 251 दोनों को मिल रहा है? तो जवाब है नहीं। ये क्या बताता है? ये बताता है सिर्फ औसत। औसत मतलब कि एक्स बार, आप जो ढूंढते थे मध्यक माध्य, ये वो बताता है। अगला, राष्ट्रीय आय की तुलना में प्रति व्यक्ति आय का ख्याल बेहतर, ये आपको पहले से कह रहा हूँ मैं। क्यों बेहतर है? बेहतर होने का एक ही वजह है कि आपने इसके अंदर क्या ऐड किया है? आपने इसके अंदर ऐड किया है जनसंख्या का टॉपिक। इस वजह से ये थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपने पहले ही पढ़ा है। राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि ऊंची है तो देश का विकास ऊंचा है। आगे आप खुद बोलिए अपने मन में, प्रति व्यक्ति आय का वृद्धि दर ऊंचा है तो देश का विकास ऊंचा है। प्रति व्यक्ति आय का वृद्धि दर नीचा है तो देश का विकास नीचा है। और अगर प्रति व्यक्ति आय का वृद्धि दर 0 है, अर्थात वृद्धि नहीं हो रही है, तब
देश का विकास कैसा है, तब देश का विकास स्थगित है, रुका हुआ है। ये तीनों चीज़ आपको बताई है, वो तीनों चीज़ें यहाँ पर फिर से आ रही है। ठीक है, तो मैं कुछ खास चर्चा इस पर करता नहीं हूँ, और ये बार बार आपको हर मुद्दे में आने वाला है ये। अब हर सिद्धांत की मर्यादा है, कमियां हैं, तभी तो हम नया सिद्धांत ढूंढ रहे हैं। क्या कमी है प्रति व्यक्ति? आप जो बेस्ट वाला सिद्धांत देखेंगे, बेस्ट वाला निर्देशक, उसमें भी कमियां हैं, तो ये सब में कमी रहेगी, आपको उन सब कमियों की चर्चा करनी है। कमी क्या है? सबसे बड़ी कमी प्रति व्यक्ति आय के लिए हम यूज़ क्या करते हैं? हम यूज़ करते हैं आंकड़े का, जनसंख्या का। और आप सब जानते हैं जनसंख्या कितने सालों में गिनी जाती है? जनसंख्या गिनी जाती है हर 10 साल में। भारत में गिनी जाती है कब? 1951, 2001, 2011, 2021, इनमें गिनी जाती है। और राष्ट्रीय कब गिनते हैं? राष्ट्रीय हम लोग रोज गिनते हैं, हर साल गिनते हैं। जब राष्ट्रीय हर साल हम लोग गिनते हैं, तब अब आपको निकालना है, मान लो प्रति व्यक्ति आय। सूत्र फिर से वही, कुल राष्ट्रीय आय बटे में जनसंख्या। पर जनसंख्या अगर मान लो आपको 2017 में आपको निकालना है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो 2017 का आपको राष्ट्रीय आय मिल जाएगा, पर जनसंख्या मिलेगा, जनसंख्या का आंकड़ा मिलने वाला नहीं है। तब क्या करेंगे? तब आप 2011 के अनुसार आप अनुमान लगाएंगे कि 2011 में जनसंख्या 121 करोड़ थी, तो 2017 में कितनी होनी चाहिए। सिर्फ अनुमान लगाएंगे, आपको सचोट आंकड़ा जो है वो मिलने वाला नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर हम सिर्फ अनुमान से आगे बढ़ते हैं, ये इसकी एक कमी है। अगला मुद्दा, राष्ट्रीय आय और प्रत्यक्ष आय गणना में मुश्किलें में फिर वो आ गया चालू भाव और स्थिर भाव। चालू भाव अर्थात जो वर्तमान चल रहा है, और स्थिर भाव जो हम आधार वर्ष मान करके गिनते हैं। ये भी आपने 11वीं में पढ़ा हुआ है। तो किस हिसाब से गिना जाए? आधार वर्ष के हिसाब से गिनोगे तो आय कम दिखेगी, चालू आय से दिखोगे तो फिर, जैसे हम लोग कहते हैं कि मेरे फादर की जो इनकम थी वो 30,000 थी, मेरी इनकम जो उनसे ज़्यादा है। पर अगर उनकी 30,000 की इनकम में वो 1 तोला सोना ले पाते थे, अब मैं अपनी इनकम 40,000 में 1 तोला सोना नहीं ले पाता हूँ, तो वास्तविक में देखा जाए तो मेरी आय उनसे कम हुई, क्योंकि सोना उस समय मान लो 20,000 रुपये का तोला रहा होगा, अब सोना 55,000 रुपये का तोला है। तो इस तरह से चालू भाव और स्थिर भाव की जो समस्या है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट, ये भी बार बार बात की है, प्रति व्यक्ति आय सिर्फ औसत दर्शाता है, वितरण नहीं। 251 रुपये आय है देश की, जिसमें आप और मैं हैं, 2 लोग ही हैं, तो 251 क्या दोनों को मिल गया? जवाब था नहीं, क्योंकि 251 बंटवारा नहीं है। 502 रुपये दोनों ने बांटे नहीं है। 500 रुपये आपकी इनकम है, 2 रुपये मेरी इनकम है, आप अमीर हैं और मैं गरीब हूँ। इसके लिए प्रति व्यक्ति आय ये जो बंटवारा है वो नहीं दिखाता है, और वास्तव में विकास के अंदर, आर्थिक विकास के अंदर ये वितरण सही तरह से दिखना चाहिए। नेक्स्ट मुद्दा, 2 देशों की गणना पद्धतियाँ। फिर वही, क्योंकि राष्ट्रीय आय का आप यूज़ कर रहे हो, सूत्र के अंदर राष्ट्रीय आय आपको चाहिए, तो राष्ट्रीय आय आप लोगे कहाँ से लोगे? देश की जीडीपी गिनोगे, तो वहाँ पे सेम जो समस्या थी, घिसाई की समस्या थी, दोहरी गणना की समस्या थी, या फिर उत्पादन पद्धति की समस्या थी, वो सब यहाँ पे आएगा। और एक महत्व का मुद्दा जो है कि अलग अलग देशों के में जो मुद्रा है, करेंसी है, वो अलग अलग होती है, तो कई बार उसकी वजह से भी आप 2 देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना सही तरह से नहीं कर पाते हैं, तो वो भी ध्यान रखिएगा। और 5वां और आखिरी मुद्दा है भ्रमित निर्देशक। कई बार कई सरकारें अपने देश की जो चीज़ें उनको छुपाने के लिए कुछ जनसंख्या के आंकड़ों में गड़बड़ करते हैं, कुछ राष्ट्रीय आय में गड़बड़ करते हैं, और इस वजह से सही आंकड़ा मिलता नहीं है। इसके लिए एक नाम दिया गया कि प्रति व्यक्ति आय एक भ्रमित निर्देशक है, जो सच्चाई दिखाता नहीं है, बहुत सारी कड़वी बातों को छुपा लेता है, और बहुत सारी जो कम अच्छी बातें हैं उनको ज़्यादा आकर्षक रूप से आपके सामने पेश करता है। तो इसीलिए इसे भ्रमित निर्देशक कहा गया है। हमारे 2 निर्देशक हम पढ़ चुके हैं, जो थोड़े से कंपेरेटिव कम आईएमपी हैं, जो मोस्ट आईएमपी है उसके आगे है। कौन से 2 पढ़े? एक हमने पढ़ा राष्ट्रीय आय, और दूसरा हमने पढ़ा प्रति व्यक्ति आय। आगे हम जो PQLI है और HDI उसकी बात करेंगे बहुत जल्दी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।